अस्सलाम वालेकुम बच्चे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने किसी भी बात को डिस्कस करने से पहले डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं कि आज हमने डिस्कस करना था स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। मेटल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो थोड़ा सा लेक्चर रिकॉल करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि मेटल बनी कैसे होती हैं, या मेटल के अंदर जो उनके केटाइन्स होते हैं या मेटल एटम होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या फिर इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि जो मेटल्स के एटम होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल कर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक पूल या इलेक्ट्रॉन की गैसीय स्टेट वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और वहाँ पे जो मेटल एटम होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन में हमारे पास मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे एक पूल की फॉर्म में होते हैं, और जो मेटल के केटाइन होते हैं वो फिक्स पोजीशन में ऐसे मौजूद होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो अगर हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है मेटल का, तो मतलब हम फिर यही डिस्कस करेंगे कि ये जो मेटल के केटाइन्स हैं, ये केटाइन मेटल कोई भी हो आपके पास उसमें फिक्स पोजीशन में इस तरीके से अरेंज होंगे कि जितना स्ट्रॉन्गली ये अरेंज हो सकते हैं वैसे अरेंज होंगे। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मेटल के अंदर एटम्स या आयंस कैसे अरेंज होते हैं। तो उसके लिए हमने कहा ना कि हम यहाँ पर सिर्फ मेटल के आयंस को ही कंसिडर करेंगे। हम देखेंगे कि वो जितना टाइटली हम उनको आज पैक कर सकें पैक करेंगे, उस लिहाज से हम मेटल के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि मेटल के जो अंदर मेटल में जो केटाइंस होते हैं वो हार्ड स्फेरिकल बाल्स हैं, और इन स्फेरिकल बाल्स को हम लोगों ने आज जितना टाइटली हो सकेगा वो अरेंज करके मेटल के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि मेटल का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो उसके लिए हम जैसे बुक में कहा कि हम लेते हैं 12 बाल, उन बाल को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने ये अरेंज कर दी है, ठीक है। एक बाल की मैंने जो भी लाइन बना रहा हूँ समझ लीजिए सबसे बिलो वाली लाइन है, उसके ऊपर हमने सेकंड लाइन स्टैक कर दी, थर्ड लाइन स्टैक कर दी। अब इस अरेंजमेंट के ज़रिए भी मेटल के अरेंज हो सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक बाल की लाइन हो उसके ऊपर एग्जैक्ट उसी लाइन में दूसरे बाल रखे जाएं, तो ये जो अरेंजमेंट है ये काफ़ी अनस्टेबल होगी। कैसे अनस्टेबल होगी, मतलब एक बाल है उसके ऊपर अगर आप दूसरा स्फेरिकल बाल रखोगे तो वो अनस्टेबल होगा, बस वहाँ पर रह सकेगा नहीं। ज़रा सा इसको ऐसे हाथ लगेगा तो ये जो अरेंजमेंट होगी डिस्टर्ब हो जाएगी, बाल गिर जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से अरेंज करूँ, एक लाइन बनाई मैंने ऐसे स्फेरिकल बाल्स की, मेटल की आइंस की, उसमें ये जो डिप्रेशन क्रिएट्स हुई हैं, दूसरी लाइन को मैं यहाँ पर अगर लगा दूँ, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और थर्ड लेयर मैं यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर बनाऊँ और यहाँ पर बनाऊँ। अब ये जो अरेंजमेंट है ना, इसमें देखो ये जो दो लेयर्स में, एक लेयर में जो दो बाल्स हैं, उन बाल के दरमियान जो डिप्रेशन क्रिएट हुई है, इस डिप्रेशन में मैंने सेकंड बाल को या सेकंड लेयर की बाल को प्लेस किया है। ये जो अरेंजमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू दिस अरेंजमेंट ये स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इस पर बाल फिक्स पोजीशन में है और ये इतनी जल्दी मूव नहीं करेंगे। ये जो स्टेबल है, बिल्कुल हल्की सी आपने टच कर दिया ये बाल गिर जाएंगे वहाँ से। लेकिन अगर इसमें मैं अगर इसको टच भी करता हूँ तो ये गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये इन डिप्रेशन में फिक्स हुए पड़ेंगे, ठीक है। तो मेटल के अंदर हम कहते हैं कि जो मेटल के केटाइंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो केटाइंस बनते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। फर्स्ट लेयर की जो डिप्रेशन होती हैं उन डिप्रेशन में सेकंड लेयर के ऐसे आइंस अरेंज हुए पड़े होते हैं जो कि स्टेबल अरेंजमेंट होती है। अच्छा, अब अगर हम फर्दर बात की जाए तो अब मेटल में हमारे पास सिर्फ एक लेयर तो नहीं होगी ना, वहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा ना एक एटम है दूसरा एटम है वहाँ पर वो एक ही लेयर में अरेंज हुए पड़े हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। एक लेयर यहाँ पर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसा तो होता नहीं है। और उसमें तो हमारे पास हमने भी एक लाइन स्ट्रक्चर पढ़े हैं कि इसमें एक यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल फिर 3 डायमेंशनल वे में ग्रो करता होता है। तो फिर हम बात करते हैं कि मेटल्स के अंदर यूनिट सेल कैसे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। अच्छा, यूनिट सेल की बात करते हैं। तो यूनिट सेल में बच्चे मैं ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था जो स्टेबल था, एक तो ये अरेंजमेंट थी जो कि अनस्टेबल थी, दूसरी ये अरेंजमेंट थी जिसमें मैंने सेकंड लाइन को डिप्रेशन में वहाँ पर क्रिएट किया था। अब इस अरेंजमेंट में से मैं इन 3 बाल्स को यहाँ से उठा लेता हूँ, इनको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 और थर्ड बाल। थर्ड को मैंने इसकी डिप्रेशन में अरेंज कर दिया। अब हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल 3 डायमेंशनल वे में ग्रो करता है। एक बाल अगर इधर भी बढ़ती जा रही है, उधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो वो ऊपर भी ग्रो करेगी, नीचे भी ग्रो करेगी।
तो उसके लिए हमें पहले यूनिट सेल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूनिट सेल कैसा होता है मेटल में, 3 सफ़ीर हैं हमारे पास। तो जो चौथा बाल अरेंज होगा वो जो ये है ना हमारे पास डिप्रेशन, ठीक है, इस डिप्रेशन में मैं भी इसको कलर चेंज करके बता देता हूँ। इस डिप्रेशन में फोर्थ बाल यहाँ पर अरेंज होगा, मतलब इसके ऊपर कैसे, एक बाल यहाँ पड़ी हुई है, एक बाल यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 बाल पड़ी हुई है एक प्लेन में, चौथी बाल उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे अरेंज हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे, एक बाल ऊपर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ही बिल्कुल कह लो प्लेन की उस साइड पर। जैसे आप लोग वो टेट्राहेड्रल बेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाते थे, सेम वैसे, बिल्कुल सेम वैसे ये टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। तो मेटल में अगर हम लेट्स मुझे बात कर दें कि मेटल में एटम टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, तो वो भी इस स्टेटमेंट, इस स्ट्रक्चर के लिहाज से गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यूनिट सेल के बारे में मैं लास्ट टाइम बताता, फिर आगे चलते हैं कि उसमें हमारे पास इस तरह 3 बाल अगर लगे हों, चौथा बाल इसकी जो डिप्रेशन बनती है ये वाली इसके ऊपर अरेंज हो, जैसे हम लोग नॉर्मली बाल को अरेंज करते हैं, आप घर में भी इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट सेल हमने क्रिएट कर दिया। अब ये जो यूनिट सेल है हम भी जानते हैं कि ये इस वे में भी ग्रो करेगा, इस वे में भी ग्रो करेगा, इस वे में भी ग्रो करेगा, इधर भी ग्रो करेगा, 3 डायमेंशनल वे में, बैक साइड पर भी, अबव साइड पर भी, ठीक है। तो अभी हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एक मेटल के स्ट्रक्चर के बारे में, पहले हमने बात की कि मेटल के एटम वहाँ पे अरेंज कैसे होंगे, हमने कहा डेफिनेट पोजीशन पर फिक्स होंगे और जितना टाइटली वो बाउंड हो सकते हैं तो होंगे। तो टाइटली बॉन्डिंग ये वाली तो होती नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस मौजूद हैं, ये वाली बॉन्डिंग हमारे पास टाइट होगी, इसमें काफ़ी लेस स्पेसिस होंगे। बाकी बात क्लियर। फिर हमने यूनिट सेल की बात की कि यूनिट सेल कैसे क्रिएट होगा, तो हमने यहाँ से 3 बाल को सिर्फ समझना था, हमने यहाँ से 3 बाल को उठा लिए और हमने कहा जो चौथा बाल होगा चाहे ऊपर प्लेस करो चाहे नीचे प्लेस करो, वो ना तो यहाँ पर आएगा ना ही यहाँ पर आएगा ना यहाँ, बल्कि ये जो डिप्रेशन क्रिएट होगी यहाँ पर आएगा और एक टेट्राहेड्रल सा स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। होगी बात क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको और इलेबरेट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हम कंप्लीट अभी मेटल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें कैसे ये यूनिट सेल ग्रो करता है वो डिस्कस करते हैं। हमने बात की एक तो ये होगा हमारे पास हिसाब, जो मैंने भी आपके सामने ड्रा कर दिया, ये एक तो तरीका ये होगा, मेरी ड्राइंग को बेटा थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, तो एक तो ये हिसाब हो गया हमारे पास के मेटल के एटम इस तरीके से अरेंज हो गए। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर भी आएगी। अब सेकंड लेयर कैसे आएगी उसकी बात करते हैं। अब है ना हमारे पास, मैंने बात की यूनिट सेल 3 डायमेंशनल वे में ग्रो करता है, देखो ये इधर भी ग्रो कर रहा है, इधर भी ग्रो कर रहा है, इधर भी, इधर भी, ये एक ही प्लेन में है, कह लो एक्स में भी ग्रो कर रहा है, वाई में भी ग्रो कर रहा है, लेकिन जो जी प्लेन है, फ्रंट हो गया हमारे पास या बैक हो गया, वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे कैसे ग्रो करेगा वो डिस्कस करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना कैसे ग्रो करेगा। लेफ्ट साइड इस तरह इसकी ग्रोथ होगी, इस तरह डिप्रेशन क्रिएट होगा, राइट साइड ऐसे होगा, ऊपर नीचे ऐसा होगा। अब इसके जो अबव साइड है हमारे पास ऊपर वाली, वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर बाकी मेटल के एटम कैसे अरेंज होंगे। अब मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा। होगा क्या, ये जो मैंने ब्लैक लाइन से मार्कर, ब्लैक मार्कर से जो जो ड्रा किए, समझ लो ये फर्स्ट लेयर है। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर कैसे अरेंज होती है। अब सेकंड लेयर इसके ऊपर जो अरेंज होती है वो बिल्कुल ही जैसे यहाँ पर डिप्रेशन में ये वाले लाइन आए थे ना, दूसरी लाइन आई थी, यहाँ पर जो डिप्रेशन क्रिएट होंगी, जैसे यहाँ पर है दूसरी लेयर का एक बाल यहाँ पर, इसमें जो डिप्रेशन है इस डिप्रेशन के ऊपर सेकंड लेयर वाला बाल यहाँ पर, इसमें डिप्रेशन है सेकंड लेयर का बाल यहाँ पर आ जाए। होगी बात क्लियर। और जहाँ बात की जाए इसकी डिप्रेशन में बाल यहाँ पर, इसकी डिप्रेशन में बाल यहाँ पर, और इसकी डिप्रेशन में यहाँ पर, लेट्स सपोज यहाँ पर बाल आ जाए। अब ये हमारे पास 2 लेयर बन गई, एक ब्लैक लेयर, एक हमारे पास दूसरी रेड लेयर आ गई है, ठीक है। दूसरी रेड लेयर हमने कहाँ पर बनाई है, जहाँ पर डिप्रेशन थी, फर्स्ट लेयर की जहाँ जहाँ डिप्रेशन थी उसके ऊपर दूसरी बाल लेयर अरेंज होना शुरू हो गई। होगी बात क्लियर। अच्छा, अब जब हमने सेकेंड लेयर को उसके ऊपर अरेंज किया तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की डिप्रेशंस आ गई हैं। कौन कौन सी डिप्रेशन, देखो एक हमारे पास ये डिप्रेशन, देखो ये डिप्रेशन फर्स्ट लेयर की है जिसको सेकंड लेयर ने कवर नहीं किया, तो इस डिप्रेशन को बुक वालों ने नाम बी दे दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो मर्ज़ी नाम दे दो, ठीक है। ये बी डिप्रेशन वो वाली होती है जो डिप्रेशन को सेकंड लेयर भी कवर नहीं कर रही। देखो ना हमारे पास ये फर्स्ट लेयर की कवर है, ब्लैक बाल के दरमियान कवर है, डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को सेकंड लेयर ने कवर नहीं किया, मैंने उसको नाम दे दिया बी का, ठीक है। अब बी डिप्रेशन वो होगी जो डिप्रेशन को सेकंड लेयर कवर नहीं करेगी। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और डिप्रेशन भी होंगी, कौन कौन सी, देखो जैसे हमारे पास ये ए है हमारे पास, या ये वाली बात कर लो, ये वाली, ये रेड दोनों मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे अरेंज करा दूँ, एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर आएगा सेकंड लेयर। अब ये देखो सेकंड लेयर, एक ये वाला बाल हो गया, एक ये वाला बाल हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। सेकंड लेयर में जब बाल जुड़ेंगे तो उनके दरमियान भी डिप्रेशन आएंगी।
अब ये बी डिप्रेशन तो वो थी ना जो फर्स्ट लेयर में डिप्रेशन थी, जिनको सेकंड लेयर ने कवर नहीं किया। लेकिन जब सेकंड लेयर के बाल, मैं इनको सेपरेटली यहाँ बना देता हूँ, ये समझ लो सेकंड लेयर के बाल हैं। जब सेकंड लेयर के बाल जुड़ेंगे, अब डेफिनेटली उनके दरमियान भी बेटा डिप्रेशन आएंगी। तो जो डिप्रेशन सेकंड लेयर में आती हैं, उन डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं दीज आर ए डिप्रेशन। अब ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कह सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। मेन चीज़ कंसेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिहाज से आपको वो पिक करना है, ठीक है। तो हमने नाम दे दिया बी डिप्रेशन और ए डिप्रेशन। बी डिप्रेशन वो वाली थी जो ए लेयर में, जो पहली लेयर में डिप्रेशन थी, जिनको दूसरी लेयर कवर नहीं कर पाई, ठीक है। और ए लेयर डिप्रेशन वो वाली थी जो सेकंड लेयर में आ रही थी। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो अब ये जो होती है ना, मैंने जिनको मैं डिप्रेशन कह रहा हूँ, इन डिप्रेशंस को लोग या साइंटिस्ट ने इंटरस्टाइसिस का नाम भी दिया है, वॉइड्स का नाम भी दिया है, ठीक है। और हमारे पास सिंपल डिप्रेशन भी कहते रहते हैं, इंटरस्टाइसिस भी कहते हैं इनको। अच्छा जी, इंटरस्टाइसिस, वॉइड्स, डिप्रेशंस, क्रीविसेस ये भी कहते हैं। इसे सिंपली दरार नहीं होती हमारे पास बच्चों, दरार के ही नाम है। इंटरस्टाइसिस भी दरार को कहते हैं, वॉइड्स भी, या फिर हमारे पास सिंपल जो मैंने अभी कहा है क्रीविसेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बार आप बुक से देखोगे तो आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो अभी हमने दो तीन बातें की हैं। एक तो हमने मेटल के एटम को क्लियर वे में अरेंज किया है, दूसरी हमने बात की कि इनका यूनिट सेल कैसा होता है, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। फिर हमने बात की कि जब ये अरेंज होती हैं तो इनके दरमियान डिफरेंट डिप्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं। अब वो डिप्रेशन कितनी तरह की होती है, हमने वो भी डिस्कस की कि अगर एक लेयर बनी है, एक लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर ऑफ एटम अरेंज होती है, तो वो वहाँ पर कुछ डिप्रेशंस क्रिएट करती है। उन डिप्रेशन को हमने स्पेसिफिक नाम दे दिए। इसके ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर ये ऐसे आ गया, इसके ऊपर ये ऐसे, इसके ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। अब फर्स्ट लेयर की जो डिप्रेशन थी, जिनको सेकंड लेयर ने भी कवर नहीं किया, हमने उनको नाम दे दिया बी। और सेकंड लेयर के अपने दरमियान जो डिप्रेशन थी ये वाली, हमने उनको नाम दे दिया ए। अच्छा जी, होगी क्लियर? ए हमेशा याद रखनी है, वो डिप्रेशन होगी जो सेकंड लेयर की अपनी डिप्रेशन होगी, जिसके ज़रिए हम ग्राउंड को नहीं देख पाएंगे बल्कि हमें नीचे बाल नज़र आएगी। और बी डिप्रेशन वो होगी जिसके ज़रिए हम लोग ग्राउंड देख पाएंगे, और वो पहली लेयर में डिप्रेशन होगी जिसको ए ने कवर नहीं किया होगा। अच्छा, अब इसके ऊपर थर्ड लेयर, हमने बात की क्रिस्टल थ्री डिमेंशनल वे में रेगुलर वे में ग्रो करता रहता है। अब इसके ऊपर थर्ड लेयर भी बनेगी। थर्ड लेयर कैसे बनेगी उसकी बात करते हैं। थर्ड लेयर की अरेंजमेंट कैसे होगी, हम अभी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमने अभी जब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें हमने दो तरह की डिप्रेशंस को डिस्कस किया। हमने कहा जब एक लेयर बनती है उसके ऊपर दूसरी लेयर डाली जाती है तो कुछ डिप्रेशन ऐसी होती हैं जो पहली लेयर में होती है, जिनको दूसरी लेयर कवर नहीं करती। हमने उन डिप्रेशन को नाम दे दिया बी का, ठीक है। ये बी होगी डिप्रेशन। और उसके ऊपर जब हमने सेकंड लेयर लगाई तो सेकंड लेयर ये वाली हो गई। अब आपको मे भी नज़र ना आए, ये तो मुझे भी नज़र नहीं आ रही। खैर, अच्छा, सेकंड लेयर के दरमियान जो डिप्रेशन होंगी हमने उनको नाम दे दिया ए। अच्छा, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं ना जब थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर किस डिप्रेशन के ऊपर लगाई जाए वो बात करता हूँ। अगर मैं बुक का यहाँ से थोड़ा सा सहारा ले लूँ, ये देखो बेटा, ये जो पहली डिप्रेशन है, ये देखो, ये बी डिप्रेशन उन्हें वही मार के, देखो जो ब्लैक बाल्स है हमारे पास, ब्लैक बाल फर्स्ट लेयर है, ऊपर जो आपको ब्लू बाल नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सेकंड लेयर है। देखो ब्लैक बाल के दरमियान ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, वाइट मतलब ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये ग्राउंड वो स्पेस है जो पहली लेयर के दरमियान थी। पहले लेयर के दरमियान जो स्पेस होगी, मैंने बात की, जो सेकंड लेयर कवर नहीं करेगा हम उसको बी से मार्क करेंगे। और ए जो डिप्रेशन होगी वो देखो, ये बी ले सेकंड लेयर के दरमियान जो डिप्रेशन थी, जिससे मुझे नीचे वाला बाल नज़र आ रहा है, ये वो डिप्रेशन है जो सेकंड लेयर की वजह से क्रिएट हुई है, ठीक है। तो इस डिप्रेशन को हम लोग फिर ए का नाम दे देते हैं। अब बात आती है थर्ड लेयर की, कि थर्ड लेयर कहाँ रखी जाए। अगर बेटा थर्ड लेयर को हम ऐसे रखें ना, कि अब देखो यहाँ पे दो तरह की डिप्रेशन थी, बी थी और ए थी। अगर बी डिप्रेशन की जगह, जैसे मैंने यहाँ पे उंगली रखी हुई है, अगर इस बी डिप्रेशन वाली जगह पे मैं थर्ड लेयर को अरेंज करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। थर्ड लेयर अगर बी डिप्रेशन के ऊपर प्लेस की जाए तो उस तरह की पैकिंग को हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
क्यूबिक क्लोज पैकिंग कौन सी पैकिंग होगी? अगर थर्ड लेयर को प्लेस किया जाए बी लेयर के ऊपर, बी डिप्रेशन के ऊपर, सॉरी, ठीक है। अगर बी डिप्रेशन के ऊपर थर्ड लेयर को प्लेस किया जाए, हम बोलते हैं दैट इज़, उस तरह से जो अरेंजमेंट बनेगी उसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसी होती है हमारे पास? जिसमें हमारे पास थर्ड लेयर बी तरह की डिप्रेशन में होती है। कैसे होती है? देखो, पहली लेयर का बाल ये है, दूसरी का बाल उसके एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, थर्ड लेयर का बाल यहाँ पर आएगा, मतलब पहली लेयर ये, दूसरी ये, थर्ड ये, तीनों डिफरेंट लेयर होंगे हमारे पास, ठीक है। अब जो आप चौथी लेयर बनाओगे ना, चौथी लेयर फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट ऊपर आएगी, पांचवी लेयर सेकंड लेयर के ऊपर आएगी, छठी लेयर थर्ड लेयर के ऊपर आएगी, ठीक है। अब ये जो पैकिंग हमारे पास बनेंगे, जिसमें हमारे पास तीन डिफरेंट तरह की लेयर्स बनेंगी, जिसमें हमारे इस पैकिंग को हम लोग ए बी सी पैकिंग भी कहते हैं, 1 2 3 पैकिंग भी कहते हैं, और सिंपली क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी की लैंग्वेज में। होगी बात क्लियर? कि जो थर्ड लेयर होती है हमारे पास, अगर उसको बी टाइप की डिप्रेशन में, बी टाइप की क्रीविसेस में अरेंज किया जाए, तो थर्ड लेयर हमारे पास एक न्यू टाइप की लेयर बनती है। न्यू टाइप की लेयर, जिस लेयर में बाल्स एक दूसरे बाल के, पहली दो लेयर के बाल के ऊपर नहीं आते, ठीक है। अब इस तरह की पैकिंग को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते होते हैं। ए बी सी पैकिंग भी कहते होते हैं, 1 2 3 भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो चौथी लेयर होगी वो पहली के साथ मैच करती होगी, जो सातवीं लेयर होगी वो भी पहली के साथ मैच करती होगी, जो 10th लेयर होगी वो भी पहली के साथ मैच करती होगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मैं उसको बी टाइप की क्रीविसेस में ना प्लेस करूँ, मैं उसको ए टाइप की क्रीविसेस में प्लेस कर दूँ, मतलब देखो ना, ए कहाँ पर, ये ए है, ये भी ए है, यहाँ पर भी ए बनेगी, यहाँ पर भी ए बनेगी, ठीक है। ये ए है, ये भी ए है, यहाँ पर भी ए बनेगी, यहाँ पर भी। अगर ए टाइप की क्रीविस को फिल किया जाए, देखो हमारे पास ए टाइप, इसको फिल करूँगा तो ये बाल एग्जैक्टली नीचे ब्लैक बाल के ऊपर आएगा, यहाँ पे प्लेस करूँगा ये भी एग्जैक्टली ब्लैक बाल के ऊपर आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ए टाइप की क्रीविस को फिल करने के लिए मैं थर्ड लेयर लगाता हूँ, तो थर्ड लेयर बिल्कुल पहली लेयर के एग्जैक्ट ऊपर आएगी। देखो ना, ए क्रीविस यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर मैं बाल रखता हूँ तो ये बिल्कुल इस बाल के ऊपर आगे कवर कर लिया, ये भी क्रीविस है, यहाँ बाल रखूँगा ये भी कवर हो जाएगा। तो मीन्स अगर थर्ड लेयर ए क्रीविस को फिल करने के लिए लगाई जाए, तो वो थर्ड लेयर पहली लेयर के बिल्कुल सेम होती है। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है, जिसमें हमारे पास थर्ड लेयर पहली लेयर के बिल्कुल सेम हो, मतलब पहली तीसरी बराबर हों, चौथी के बाद पांचवी बराबर हों, मतलब पहली थर्ड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ ये लेयर आपस में बिल्कुल सेम हों, इस तरह की पैकिंग को हम लोग फिर बोलते होते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते होते हैं। इसको ए बी और 1 2 पैकिंग भी कहते होते हैं। क्लियर हो गई? ये था हमारे पास मेटल के स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई है, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।